कांग्रेसी इकोसिस्टम एक बार फिर राष्ट्र स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर तीखा हमला बोल रहा है। जहां एक तरफ तमिलनाडु सरकार ने पहले ही सरकारी संस्थानों पर संघ की गतिविधियों पर रोक लगाई हुई है, उसी मॉडल को कर्नाटक में भी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। कर्नाटक के आईटी, बीटी और ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे ने 4 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक पत्र लिखकर आरएसएस की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। इस पत्र ने न केवल कर्नाटक की राजनीति में हलचल मचाई है, बल्कि ये सवाल भी उठाया है कि क्या कांग्रेस अपने कथित राजनीतिक सहयोगी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के साथ किए गए अपने कथित वादों को पूरा कर रही है, जिसे केंद्र सरकार ने 2022 में यूएपीए के तहत आतंकी संगठन घोषित किया था, क्योंकि ये एसडीपीआई ही था जिसने लंबे समय से आरएसएस को हेट स्पीच फैलाने वाला संगठन करार देते हुए इसके बैन की मांग की है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं और अंत में कांग्रेस से कुछ जरूरी सवाल भी करते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। खबर है कि कर्नाटक सरकार आरएसएस बैन को लेकर विचार विमर्श कर रही है। ये सब तब शुरू हुआ जब प्रियांक खड़गे ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को पत्र लिखकर इसकी मांग की। अपने पत्र में प्रियांक खड़गे लिखते हैं कि आरएसएस सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक मैदानों, पार्कों, मंदिरों और पुरातत्व स्थलों पर अपनी शाखाएं, संगिक और बैठकें आयोजित करता है। इन गतिविधियों में नारे लगवाए जाते हैं जो कथित तौर पर देश की एकता और संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को विभाजनकारी भी बताया, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे और समानता के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचाती है। पत्र में कहा गया कि आरएसएस बच्चों और युवाओं के मन में नकारात्मक विचार बोता है, जो देश के भविष्य के लिए खतरा है, और तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के बड़े नेता भी अपने बच्चों को आरएसएस शाखाओं में नहीं भेजते, क्योंकि वे इसकी विचारधारा को विभाजनकारी मानते हैं। साथ ही प्रियांक ने सुझाव दिया कि कर्नाटक सरकार तमिलनाडु मॉडल का अध्ययन करे, जहां सरकारी संपत्तियों पर आरएसएस की गतिविधियों पर सख्ती बरती जाती है। आरएसएस के खिलाफ लिखित पत्र को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रियांक खड़गे ने आरएसएस को निशाना बनाकर कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष छवि को मजबूत करने और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की पूरी कोशिश की है। ऐसे में अब सवाल कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर आता है, जिन्होंने इस पत्र को गंभीरता से लिया है और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सक्रिय कदम उठाने के संकेत दिए हैं। क्योंकि सिद्धारमैया ने पत्र प्राप्त होते ही इसे मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से मीडिया में साझा किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सरकार इस मुद्दे को सार्वजनिक और राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनाना चाहती है। सिद्धारमैया ने मुख्य सचिव को तमिलनाडु मॉडल का अध्ययन करने और सरकारी संपत्तियों पर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, तमिलनाडु में सरकारी स्थलों पर आरएसएस के कार्यक्रमों पर पहले से ही सख्त प्रतिबंध है और कर्नाटक सरकार इसे दोहराने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिद्धारमैया सरकार जल्द ही एक सरकारी आदेश जारी कर सकती है, जिसके तहत कर्नाटक में सरकारी संपत्तियों पर आरएसएस की गतिविधियों पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये कदम कर्नाटक में आरएसएस की शाखाओं और अन्य गतिविधियों पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि कांग्रेसी इकोसिस्टम पूरी तरह से आरएसएस को खत्म करने की मंशा में है। वैसे इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि प्रियांक खड़गे का पत्र और सिद्धारमैया सरकार का रुख उस कथित वादे से जोड़ा जा रहा है जो कांग्रेस ने एसडीपीआई के साथ 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले किया था। वही एसडीपीआई जिसे केंद्र सरकार ने पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 2022 में बैन किया था। इसी एसडीपीआई ने आरएसएस को बार-बार हेट स्पीच फैलाने वाला संगठन करार दिया है। चलिए थोड़ा और विस्तार से आपको आरएसएस बैन पर एसडीपीआई का कनेक्शन समझाती हूं। तो दोस्तों 2022 में एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं पीएफआई पर बैन क्यों? वो तो सच्चाई बोल रहे हैं। आरएसएस को बैन करो, वो ही नफरत फैला रहे हैं। यहाँ एसडीपीआई ने आरएसएस को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया और अपने संगठन पर बैन को राजनीतिक साजिश बताया।
लेकिन ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि एसडीपीआई किन किन आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है और आरएसएस ने कैसे हमेशा समाज सुधार का कार्य किया है। वैसे अगर एसडीपीआई की वेबसाइट पर गौर किया जाए तो ये आरएसएस के खिलाफ बोलने में वहां भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब थोड़े डॉट्स कनेक्ट किए जाएं तो कर्नाटक चुनावों से पहले एसडीपीआई ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया था और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बदले में आरएसएस पर कार्रवाई का वादा भी मांगा था और शायद यही वादा कांग्रेस सरकार पूरा करने की कोशिशों में लगी हुई है। आरएसएस के खिलाफ सिद्धरामैया की जो कार्रवाई चल रही है वो इस बात का संकेत देता है कि कांग्रेस एसडीपीआई के इस एजेंडे को लागू कर रही है। ये कदम न केवल आरएसएस को कमजोर करने की कोशिश है बल्कि अल्पसंख्यक वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति भी मानी जा रही है। हालांकि ये रणनीति विवादास्पद है क्योंकि एसडीपीआई को केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों जैसे बेंगलुरु दंगे, दिल्ली दंगे और अन्य हिंसक घटनाओं में कथित भूमिका के लिए बैन किया था। ऐसे में जाते जाते मैं कांग्रेस से कुछ सवाल करना चाहूंगी। क्या प्रियंक खड़गे का पत्र और सिद्धरामैया का रुख एसडीपीआई के साथ 2023 में किए गए कथित वादे का हिस्सा है? यदि हाँ, तो क्या कांग्रेस एक आतंकी संगठन के एजेंडे को बढ़ावा दे रही है? क्या इससे कर्नाटक में अल्पसंख्यक वोट बैंक को मजबूत करने के लिए क्या कांग्रेस एसडीपीआई जैसे संगठनों के साथ नरम रुख अपनाकर धर्मनिरपेक्षता की अपनी छवि को कमजोर नहीं कर रही? प्रियंक ने आरएसएस को विभाजनकारी बताया, लेकिन क्या उनके पास इसके कोई प्रमाण हैं या केवल राहुल गांधी की तरह हवाई बातें करने में वो भी विश्वास रखते हैं? देखिए, आरएसएस पर पहले भी वामपंथियों द्वारा बैन लगाए गए हैं, लेकिन वो हर बार मजबूत हुआ है। ऐसे में क्या कांग्रेस का ये कदम उल्टा पड़कर बीजेपी को सहानुभूति और समर्थन नहीं दिलाएगा? क्योंकि बीजेपी हमेशा से आरएसएस का समर्थन करती आई है। कांग्रेस को इन सवालों का जवाब देना होगा क्योंकि ये कदम न केवल कर्नाटक की राजनीति को प्रभावित करेगा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस की छवि और रणनीति पर सवाल उठाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।